बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब, दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया, मैडम का शुक्रिया, और मैं मुबारकबाद दूंगा आपको भी और इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया, फैकल्टी और बच्चों को, क्योंकि पिछले कोई 3-4 सालों से जैदी साहब को हमने गवर्नमेंट कॉलेज में परफॉर्म करते देखा है। ये जो मैं उनकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं मैं दिल से कर रहा हूँ, ये आप ये ना समझिए, मेरा एक ताल्लुक भी ऐसा है, मैं हमेशा इनको उस्ताद समझता हूँ, इनसे बहुत कुछ सीख लेता हूँ। लेकिन ये चंद जुमले जो मेरे हैं जैदी साहब के हवाले से, खैर के कलमात कई लोगों ने लिखे हैं, बोले हैं, ये जो जुमले मैं बोलने लगा ना, इनको प्लीज रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड से मतलब जैसे कहीं रख लीजिए। मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला ने जिसको भी बड़ा करना होता है ना, जितना बड़ा करना होता है उतना बड़ा चैलेंज दे देता है। आप सब के सब लोग इंक्लूडिंग मी, आप अपने कद, हिम्मत के कद, हौसले के कद, मोटिवेशन के कद निकाल के देखिएगा, वो इतना होगा, चैलेंज इतना बड़ा आता है। और जब आप चैलेंज से गुजरेंगे, अब गुजरेंगे कैसे, तो उसने कुरान में बता दिया, इसका बेहतरीन असलूब सब्र है। बेहतरीन असलूब, दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी वो सब्र है। आप में से कोई मैरिड बैठा है और उसका अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, वो मेरे से एक जुमला, एक लाइन सुनना चाहता है, सर मेरा ज़वाजी रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है। मैं कहता हूँ सब्र करो। वो कहते हैं सर मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं कहता हूँ लगे रहो, सब्र करो। कोई मुझे अभी यहाँ बैठे कहता है, शाह साहब मेरी जिंदगी में बड़े क्राइसिस हैं, बड़ा चैलेंज है, मैं इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इस वक्त पढ़ रहा हूँ और मैंने कहीं पहुंचना है, मुझे ट्यूशनें पढ़ानी पड़ती हैं, गुजारा करना पड़ता है, मेरे पास एक लाइन है, वो है सब्र करो। मैं शायद ये सबके मसले सुन के 2 दर्जन 3 दर्जन बार डॉक्टर साहब के कहूंगा सब्र करो। कुरान 103 बार कहता है सब्र करो, 103 बार कहता है सब्र करो। और सबसे बड़ी बशारत क्या देता है, सबसे बड़ा इनाम क्या देता है, कुरान कहता है अगर तुमने सब्र किया, अगर तुमने सब्र किया, अब वो कोमास में सब्र कर लें कि वो सब्र नहीं है जो आम तौर पे हमारे यहाँ होता है, वो सब्र होता ही नहीं। यानी सम टाइम जो हम कर रहे होते हैं वो सब्र नहीं हो सकता। मैंने अपने दफ्तर में कहा कि साहब आ रहे हैं, टाई कोट, सूटेड बूटेड, यार वो बड़े काबिल एक जज है, रिटायर हो चुके हैं ना, रिसीव करना आप। एक काबिल शख्स, दिखने में काबिल शख्स, टाई कोट के शख्स आया, उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ मेरे दफ्तर बिठाया गया, सारे बार बार जस्टिस साहब करें। उन्होंने आगे थोड़ी देर बाद जब मैंने बातचीत शुरू की, मैंने कहा जी आप कौन है, वो कहा जी शाह साहब मैं इंटरव्यू लेना है एक छोटे जे अखबार के बीच। वो जज समझ के ट्वीट करते रहे, वो एक छोटा सा सहाफी था, लेकिन सेक्रेटरी था। हम जिसको सब्र समझे होते हैं वो भी सब्र नहीं होता। हम अमूमी तौर पे बर्दाश्त को सब्र कह रहे होते हैं। बर्दाश्त क्या होती है, खाप डाले रखना, देखो जी मेरे नाल की हो गया, हर एक को बताना, पोस्टर लगाना, लड़ाई करते रहना, गिला शिकवा शिकायत करना, ये है सब्र। यानी अज़राए मज़ाक की छोटा सा वाकया सुन लीजिए। किसी लाहौर में शिफ्ट होने के बाद एक इलाके में हम रहा करते थे, तो हमारे मोहल्ले में, छोटा मोहल्ला था, वहां पर कम्युनिकेशन बड़ी आसान थी। एक मोहल्ले की खाला थी जो मेरी अम्मा की दोस्त थी, वो तादेर ये कहती रही कि मैं बड़ा सब्र किया, जेड़े ताड़े चाचा जी ने ना मैनू पता की 30 साल जिन लंघे ने। अच्छा अम्मा भी कभी कभी लाड प्यार से कहती थी, बाजी 6 बच्चे हो गए ने, कादा सब्र। लेकिन वो कहती थी कि सब्र ही सब्र है, सब्र ही। उस सब्र से, उस सब्र के इश्तिहार उन्होंने चौराहों में बैनरों पे लगा दिए, अल्लाह को प्यारा हो गया। यकीन कीजिए उन अंकल के जनाजे में लोग हैं, आंटी ने बड़ा सब्र किया। खबर हुई बाद में पढ़ के, थोड़ा सा दुनिया को जान के और सब्र की डेफिनेशन को समझ के, सब्र नहीं है। सब्र का मतलब है आपकी मुश्किल की इतला, आपका कामिल ईमान है उसको चली गई। आपका कामिल ईमान है कि मेरी बॉस के रजिस्टर्ड में ये मेंशन है कि नहीं है मेंशन कि मेरा मसला क्या है, लेकिन मेरे अल्लाह को पता है मेरा मुश्किल और मेरा चैलेंज क्या है। सो डॉक्टर साहब, बंदा यहां होता है, मुश्किल यहां होती है, ये भूलिएगा मत, मुश्किल यहां है, बंदा यहां है। लेकिन जब वो सब्र से गुजर जाता है तो आप जानते हैं उसका कद कितना होता है। मुश्किल यहां होती है और बंदा फिर यहां होता है। अल्लाह ने जिसकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, हमारी सिविल सर्विसेज में MCMC होता है, मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स, फौज में MCC होता है सर, और जुडिशियल एकेडमी में भी मैं पढ़ाता रहा हूं तो वहां भी मिड कैरियर कोर्स आ जाता है। मेरा मानना है जिंदगी के भी मिड कैरियर्स होते हैं। अब उसमें जो हमें कसना है, हमारी ट्यूनिंग होनी है, डॉक्टर साहब वो हो नहीं सकती क्लास में। तो कुदरत किसी को मुश्किल देती है किस शक्ल में, किसी को बच्चा आहज दे देगी। मैं इसे आइडियल नहीं समझ रहा, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे।
لیکن جن کے ساتھ یہ چیلنج ہے، میں نے ان کے انٹرویو لے کے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سجدوں کے گداز کی وجہ وہ بچہ ہے، ہمارے تکبر کے ختم کرنے کی وجہ ہونے کی وجہ وہ ویجیٹیبل برین کا بچہ ہے۔ اچھا، کسی کو بیماری مل جائے گی، کسی کو کرٹیسزم مل جائے گا، اور کسی کا مقام مرتبہ اور بڑھانا ہوگا۔ پاکستان میں 250 یونیورسٹی ہیں، اور 250 یونیورسٹیوں میں سارے وائس چانسلر، سارے پروفیسر زیدی صاحب کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ چیلنج کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں۔ جب ٹکر لیتے ہیں تو پہلے والے زیدی صاحب اور بعد والے زیدی صاحب، میں سے پیار سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے رسپیکٹ کرتا ہوں، تو یہ لفظ سے جملے، پہلے والے زیدی صاحب کے جملے ذرا دھیمے دھیمے سے ہوتے ہیں، بعد میں جو جملے ان کے ہوتے ہیں وہ نوری نقص والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ تازہ یہ مزید نوری نقص ہوئے ہیں اور پی یو میں آ گئے ہیں، تو پی یو میں تو پہلے بڑے نوری نقص ہیں۔ سب سے میری دوستی ہے، کئی ایسے صاحبان ہیں جن کے ساتھ میری الیکس بڑی پرانی اور بڑے ادب کی عقیدت کے تعلق ہے، جہاں پر چیلنج زیادہ ہو۔ میں ڈاکٹر صاحب کو آتے ہی میں نے کہا سر تسی کتنے آ گئے، ایسے نے چیلنج بڑے، تو ڈاکٹر صاحب کا جملہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے خود تو نہیں کہنا لیکن میرے پہ فرض ہے کہ یہ جملہ میں دہراؤں اور اس کے بعد ٹاپک پہ چلا جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شاہ جی ایسے سے کام کرنا مزہ آئے گا، جو مشکل سے بچتا ہے نا، یاد رکھیے وہ کامیابی سے بچ جاتا ہے۔ جو مشکل کو فیس کرنا ہے، وہ مشکل کو فیس کرنے کے بعد جو بنتا ہے نا، وہ رٹے کا نالج نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکل وزڈم اور نالج ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، سورۃ الانعام آیت نمبر 1 2 3 جا کے پڑھیے، اللہ کہتا ہے جو حق پہ ہے نا، ایک اس کی بھی اسٹریٹجی ہے، اور جو حق پہ نہیں ہے اس کی بھی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن خدا کا کرنا دیکھیے کہ آخر کار اللہ کہہ رہا ہے اسی آیت میں کہ جو حق پہ نہیں ہے اس کی چالاکی اسی کے خلاف ہو جاتی ہے، یعنی وہ چاہے گا آپ کو ڈیمیج کرنا، اور وہ پوری کوشش کر دے گا، اور آخر میں آپ حیران ہوں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے موضوع کی طرف جانے لگا ہوں۔ ایک دفعہ میرے خلاف ایک کمپین چل پڑی، وہ کمپین میں نہیں کوٹ کروں گا وہ کون سا طبقہ تھا کیا تھا، لیکن ایک چینل تھا، ویب چینل تھا جو کہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، اور ان کی جو چیزیں ہیں، ان کی ڈاکومنٹریز ہیں، ان پہ بڑا رائے بھی آتی ہے، ہم پڑھے لکھے طبقے رائٹ کے لیفٹ کے دونوں سے سنتے ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو پش کیا ہوا تھا، یعنی اس سے کیا ہوا کہ وہ کرٹیسزم جگہ جگہ میرے خلاف پوسٹیں لگنے لگ پڑی۔ آپ مانیے کہ جب 8 دن گزر گئے اور آندھی تھمی، گرد بیٹھ گئی، تو پہلا کام میں نے ڈاکٹر صاحب کیا کیا؟ پہلا کام میں نے ایک اچھا سا شکریہ کا خط لکھا، اور وہ آفیشیل ریکارڈ میں ٹی سی ایس بھی کیا، واٹس ایپ بھی کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ قاسم علی شاہ، کروڑوں روپیہ خرچ کے جو کمپین اپنے لیے لانچ نہیں کر سکتا تھا، آپ نے مفت میں کر دی۔ بعض لوگوں کے نصیب میں فقط یہ ڈھول بجانا ہوتا ہے، پیڑا یا پیڑا، اور فیمس کارے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ کنٹروورسی نہیں نہ ہوتی سر مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی اللہ نہ کرے میرے پتر تو مشکلہ نہ آتی، یہ بددعا ہے۔ یہ محبت میں مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں، یہ محبت میں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے تتی وہ آنا لگے۔ پنجابی میں تو سر اس طرح کی، مجھے نہیں پتا تتی وہ کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں، وہ پٹھان بتا سکتا ہے، لیکن ہمارے پنجابی مائیں اور باپ کہتے ہیں اللہ کرے تتی وہ آنا لگے۔ یہ جن کو تتی وال لگتی ہے وہ کچھ بن جاتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں 2004 to 6 کا سر بیاج ہے میرے چھوٹے بھائی کا سر۔ میں کبھی آتا بھی رہا ہوں گیسٹ اسپیکر، بڑے عرصے بعد ڈاکٹر صاحب آیا ہوں۔ تو حامد جو ہے وہ یہاں سے پڑھا، اس نے ایم ایس سی کیمسٹری کی، ناگر صاحب والا ٹائم تھا، اللہ غریق رحمت کرے، اور اس کے بعد وہ آئی سی چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ کینسائی چلا گیا، پھر وہ ہیڈ کرنے لگ پڑا ایران کو، اس وقت وہ دبئی کو ہیڈ کر۔ obvious ہے کہ آپ انٹرنیشنل گروپ میں جب اس لیول پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، فقط یہ 16 سال 15 سال پہلے کی بات، یہاں بیٹھا ایک اسٹوڈنٹ، میں اس کا زمانہ طالب علمی یاد کرتا ہوں، میری اپنی تو کہانی بے شمار ہے جو یو ای ٹی سے آنورڈ ساری چلتے چلتے، لیکن میں وہ زمانہ یاد کرتا ہوں تو وہ ہمارا بھائی چھوٹا، وہ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا بھی تھا، وہ ساتھ ٹیوشنیں بھی پڑھاتا تھا، وہ ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، اور پورے دن کی محنت کے بعد اس نے وہ ڈگری مکمل کی۔ اب آج اگر میں دیکھوں تو وہ کیا چیز تھی جو وہاں لے کر آئی، تو میں پھر کہوں گا وہ صبر تھا۔ جس کی زندگی میں بھی صبر ہوگا، تحمل ہوگا، برداشت ہوگا اور اعلیٰ ظرفی ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں پہنچے گا ضرور۔ سو آپ سب سے گزارش ہے، یہ جو آج یہاں بیٹھے یہ بھی پورا ایمان اور یقین رکھیے گا کہ آج سے چلنے والا سفر اور جرنی یہ آخر کار کہیں نہ کہیں آپ کو پہنچائے گا۔ یہ آخر کار اگر آپ کے پاس اگر صبر ہے، اپنے صبر کے کماز اور کوشچن مارک ضرور لگائے، اگر صبر ہے اور صبر سے محنت کر رہے ہیں تو پورا ایمان اور یقین رکھیے لائف ایک کمپاؤنڈنگ پرنسپل پہ چلتی ہے، وہ کمپاؤنڈنگ ہوتی جاتی ہے اور آخر کار کمیٹی نکلتی ہے۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ٹھک کچھ
कुछ हुआ, कोई ठक नहीं होता, कोई अचानक नहीं होता। हादसे के पीछे भी सदियां होती हैं, बड़े इवेंट के पीछे भी सदियां होती हैं। कोई नामवर हो जाता है, उसके पीछे भी कम से कम रिसर्च ये बताती है मैल्कम ग्लैडवेल की 2 दहाइयों के सफर के बगैर कोई नामवर नहीं हुआ आज तक। 10,000 घंटे पूरे करने के बगैर कोई नामवर नहीं हुआ। नामी होने के लिए मुशक्कत चाहिए, और मुशक्कत सब्र के साथ ना की हो तो कभी भी कोई नामी नहीं होता। लेकिन जनाबे वाला, मैं आपके साथ जो यहाँ पढ़ाने या डिस्कस करने आया हूँ, अगर हो सके तो फर्स्ट स्लाइड पे चले जाइएगा। मैं विद रेफरेंस एक किताब का छोटा सा एक चैप्टर आपको पढ़ाने आया हूँ, वक्त हवाले के साथ, ताकि आपको वक्त मिले तो आप आराम से घर जाके तफसील से इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू। बस ये पहली स्लाइड था आपकी, इसको जरा खोल दीजिए प्लीज, बड़ा कर दीजिए। थैंक यू। इट्स अ फेमस बुक। ये रॉबर्ट कियोसाकी की कई किताबों में से एक ये किताब बहुत फेमस है। दुनिया में कई जुबानों में इस किताब का तर्जुमा हुआ है, और ये किताब बताती है व्हाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। और इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट या बिजनेस माइंडसेट पे डॉक्टर साहब अभी तक इससे ज्यादा अच्छी किताब मैंने नहीं देखी। मैं किताबों को 2 तरह से अच्छा समझता हूँ, एक उसके कंटेंट के हवाले से, और दूसरा वो पढ़ने में उसका कंटेंट फ्रेंडली कितना है। यानी मिसाल लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जो किताब डैनियल गोल्डमैन की लिखी हुई है 1991 की, वो किताब तो बाइबल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर पढ़े तो समझ नहीं आती। वो थोड़ी सी टेक्निकल किताब है, जैसे मेडिकल की किताब हर बंदा नहीं पढ़ सकता। मैं आप साइकोमेट्री आपसे किताब ले लूं अगर मैं, तो वो टेक्निकल बंदा जो केमिस्ट्री को जानता है वो पढ़ सकता है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने वाले के लिए वो क्या है, वो एक हिजाब बन जाएगी। ये किताब बड़ी फ्रेंडली है, एक स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है। आप इस किताब की आज की असाइनमेंट आपकी एक अच्छे टीचर के तौर पे मेरी तरफ से ये है कि आप पूरे दिन में इसकी 10 से 15 मिनट की प्रेसी ऑडियो सुन लीजिए। अपनी जिंदगी में एक नई यूएसबी ऐड करें, और वो यूएसबी है ट्रैवल करते, उठते बैठते, खाते पीते कान में यूएसबी लगाएं, तिलावत सुन लें। कान में यूएसबी लगाएं, तर्जुमा सुन लें। कान में यूएसबी लगाएं, आप कोई किताब ऑडियो सुनना चाहते हैं, ढेर पॉडकास्ट पढ़ें। ये मेरी डेली की रूटीन है। मैं फजर से उठा हूं, मैंने सुबह के 2 पॉडकास्ट सुन ली। मैं आमतौर पर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं कोई ना कोई 3-4 घंटे का पॉडकास्ट लगाता हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाता हूँ, मेरा सफर प्रोडक्टिव हो जाता है। सो ये किताब का पॉडकास्ट सुन लीजिएगा, प्रेसी सुन लीजिएगा। इस किताब का जो एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी कहता है हमारा तालीम का निज़ाम। देखिएगा ये मेरी सारी गुफ्तगू में अगर आपको लगे मैं तनकीद कर रहा हूँ, तो मैं निज़ाम को तनकीद कर रहा हूँ, मैं फर्द की तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फर्द के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ। और बिलखसूस एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज है, ये वक्त के साथ साथ इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि जब से प्राइवेटाइज हुआ है, ये इसकी जड़ें और मजबूत हो गई। हमने काबिलियत को सिर्फ नंबरों से मापना शुरू कर दिया। हम काबिलियत को मापते हैं जीपीए से, नंबरों से, रट्टे से। बल्कि हम जमाना तालिब इल्मी में, डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए इस यूनिवर्सिटी में उसकी टर्म क्या है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं आज से 22-23 साल पहले यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तो हमारे यहाँ एक करेक्टर होता था, उसको थीटा कहते हैं। मुझे नहीं पता पीयू में उसका नाम क्या है, लेकिन यूईटी में नाम थीटा था। बड़ी बात है माशाल्लाह, इसका मतलब वहां वाला भी थीटा, यहाँ वाला भी थीटा। मुझे था कि शायद कोई इस्लामी नाम होगा उसका कोई, लेकिन ये मतलब थीटा ही थी। अब वो थीटा एक माइंडसेट है, तो थीटा माइंडसेट उस पर ये एक किस्म की किताब कह लीजिए तनकीद है। और ये तनकीद ये है कि हमारा तालीम का निज़ाम 16 साल पढ़ाने के बाद हमें एक माइंडसेट देता है। अगर आपको नोट करने वाला है तो वर्ड माइंडसेट को लिखिएगा जरूर। क्यों? माइंडसेट का मतलब होता है कि आप जिंदगी को किस अंदाज से देखते हैं, अशिया को कैसे लेते हैं, वाकयात को कैसे देखते हैं, और अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे दिखती हैं। मैं मिसाल आपको दूं, अगर आप इस सड़क पे बाहर जाएं और आपकी ड्यूटी आज की है कि आपने सुर्ख कार, गहरे सुर्ख रंग की, रेड कलर की कार ढूंढनी,